Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS. Today we are going to start a new chapter G+3 RC frame building. So basically you know all the elements of the building which we are going to design and basically vertical load consists of a dead weight of a slab, beams, walls, column and live load, and the horizontal load consists of a wind force and earthquake forces. So we have to consider these all loads and we have to analyze the particular building, and then after analyzing the building we have to design a G+3 building. So basically एनालिसिस के लिए दो मेथड्स है, इलास्टिक एनालिसिस एंड लिमिट एनालिसिस, right? So normally elastic analysis is used in a working stress method like WSM or a permissible stress method of designing a limit analysis, and the modified version of the ultimate load method is it is also called as a limit state method. So basically there are three methods for analysis in a elastic method. So that is a slope deflection method, method of a consistence deformation and strain energy method. So ये सब methods आप लोग already पढ़ के आए हो SA1 SA2 वो सारे subjects में, ठीक है, जिसमें आप लोग analysis करते थे. So सेकेंड मेथड है इटरेटिव और रिलेशन मेथड. सो वो मेथड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कानीज मेथड. सो ये दोनों मेथड भी आप लोग ऑलरेडी सीख के आए हो SA1 SA2 में. दूसरी है कंप्यूटर मेथड, लाइक आपको उसमें कंप्यूटेशंस करना पड़ता है, वो आप SA3 में पढ़ के आए हो. वो थी मैट्रिक्स मेथड्स, जिसमें स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे मैट्रिक्स के थ्रू आप कैलकुलेट करते थे, राइट? सो ये सारी मेथड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो. अब हमें देखना है कि उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है. आप लोगों ने अब तक क्या किया कि SA1 SA2 और SA3 में स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया, और ESD में आपने स्ट्रक्चर की डिज़ाइन अलग अलग पार्ट में देखी, ठीक है. आपने कॉलम की डिज़ाइन देख ली, बीम की डिज़ाइन देख ली. स्लैब में भी दो टाइप के स्लैब आते हैं, 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब. तो आपको इंडिविजुअल पर्टिकुलर पार्ट्स की डिज़ाइन पता है कि कैसे करनी है और उसके लोड कैलकुलेशन कैसे करने हैं. बट अब हम लोग G+3 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि पूरे आप बिल्डिंग की डिज़ाइन कैसे करोगे. बिल्डिंग की डिज़ाइन के लिए उसके ऊपर लोड जो आते हैं उसका टोटल कैलकुलेशन कैसे करोगे, ठीक है. सो वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे. बेसिकली हम लोग एक एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि मैं थियोरी आपको एक्सप्लेन करूँ और उसको रिलेट कैसे करना है वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है. तो हम लोग डायरेक्टली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में रिलेट करके ही पूरा देख लेंगे कि G+3 का एनालिसिस एंड डिज़ाइन कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल. A typical floor plan of a building is shown in a figure. So it has the following data. Type of the structure is a multi-story rigid joined frame structure. Number of stories, मतलब total number of stories is 4 because the building is a G+3. Floor to floor height is a 3.35 meter. Height of a plinth is a 1 meter above the ground level. External walls are 230 mm thick including a plaster, and internal walls are 150 mm thick including a plaster. Bearing capacity of the soil is a 200 kilonewton per meter square. Imposed loads तो उसमें आएगा रूफ के और फ्लोर के. सो रूफ फिनिश है 1.5 kilonewton per meter square. लाइव लोड है 1.5 kilonewton per meter square. फ्लोर फिनिश है 1 kilonewton per meter square और उसका लाइव लोड है 4 kilonewton per meter square. फ्लोर के ऊपर जो लाइव लोड आता है. सो इतनी आपको पर्टिकुलर बिल्डिंग की डिज़ाइन दी. अब नेक्स्ट है मटेरियल्स कौन से यूज़ हुए हैं. तो कंक्रीट का ग्रेड है M20 और स्टील का ग्रेड है Fe415. इतने ग्रेड के मटेरियल्स यूज़ किए हैं. और लास्ट है यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट 25 kilonewton per meter cube है और यूनिट वेट ऑफ अ मैसनरी 20 kilonewton per meter cube है.
So design the multi-story building using a limit state method based on IS 456-2000. राइट हमें IS 456-2000 का यूज़ करके ही करना है, वो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। आप लोग कॉलम, बीम और स्लैब, फुटिंग सबके डिज़ाइन सीख के आए हो ESD में। ये आपको लेआउट प्लान दिया है जो आपको बताया था कि एज शोन इन अ फिगर। सो इन द लेआउट प्लान यू कैन सी दिस इज C1, C2, C3, C4. So these all are the columns. This B1, B2, B3, these all are the beams. And this is S1, that means a one-way slab, S2, two-way slab, and this is S3. S3 is an intermediate slab. So there are three types of slab in this design. So let's start. Design of an entire multi-story building involves a design of all slab, beam, all column and all footing. But for the purpose of the study, we will design one slab at a typical floor level, one continuous beam at a typical floor level, one column and one column footing. So let's start a design of a slab. So design of a slab at a typical floor level is based on a span and condition, and entire floor system can be grouped into three groups. So मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताया कि 3 अलग अलग टाइप के आपके स्लैब्स है यहाँ पे, S1, S2 एंड S3. So S1 था वन वे स्लैब, S2 था टू वे स्लैब, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, एंड S3 था टू वे स्लैब इंटीरियर पैनल, राइट, इंटरनल वाला था. So let's start a design of a one way continuous slab. So before going to start a design of one way continuous slab, आप लोग याद कर लो कि वन वे कंटिन्यूस स्लैब के डिज़ाइन कैसे करते थे. ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग फिर से रिमाइंड कर लेंगे. आई होप कि आपको इन डीप मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स पता ही है. व्हाट इज़ MF, व्हाट इज़ इफेक्टिव स्पान, क्लियर स्पान किसको बोलते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट में पढ़ के ही आए हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे आपको लेंथ दी है 3 मीटर. सो L बाई यहाँ पे अगर आपका कंटिन्यूअस स्लैब है तो आपका L बाई डी इज इक्वल टू 26 इंटू MF आएगा. ये आपको कहाँ से मिली थी डिटेल, IS 456-2000 पेज नंबर 37 एंड 38 में से ये डिटेल आपको मिल गई है. ठीक है, कंटिन्यूअस स्लैब है इसलिए यहाँ 26 से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, अज्यूम परसेंटेज ऑफ द स्टील इज 0.4%, M20 एंड FA 415 है तो MF कितना आएगा आपका 1.35 आएगा. ठीक है, सो MF आपका 1.35 है तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और L बाई डी इज इक्वल टू 26 इंटू 1.35 वैल्यू पुट की. अब हम लोग D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और हमारा D हो रहा है 85.47 mm. सो मैं यहाँ पे D प्रोवाइड करूँगी 90 mm का. अब कैपिटल D फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए आपको पता ही है कि स्मॉल d प्लस π/2 प्लस क्लियर कवर. क्लियर कवर स्लैब के अंदर 20 to 25 mm जितना ही होता है. सो और डायमीटर ऑफ द बार हम लोग अज्यूम करेंगे. सो यहाँ पे 10 बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे. सो 90 प्लस 10/2 प्लस 20, सो हमारी क्या ओवरऑल डेप्थ मिल गई हमें, वो कितनी मिल गई 115 मीटर. ओवरऑल डेप्थ मिलने के बाद हम लोग करेंगे इफेक्टिव स्पान. सो इफेक्टिव स्पान करने के लिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर स्पान कितना है यहाँ पे 3000 mm है, और वेट ऑफ द सपोर्ट कितनी दी थी 230 mm दी थी. ठीक है, तो सो हमारा क्लियर स्पान कितना हो जाएगा, तो 3000 माइनस 230, तो क्लियर स्पान आपका हो गया 2770 mm. अब हमारे पास ये आपको पेज नंबर IS 456-2000 पेज नंबर 34 पे सारी गाइडलाइंस दी है इफेक्टिव स्पान के लिए. सो इफेक्टिव स्पान शुड बी 1/12 इंटू क्लियर स्पान. सो 1/12 इंटू क्लियर स्पान कितना है 2770, तो वो कितना हो रहा है आपका 230.83. सो आपका जो है विड्थ उससे वो लेस देन है 230.83 mm, राइट. सो इफेक्टिव स्पान शैल बी स्मॉलर ऑफ
क्लियर स्पान प्लस डी और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो हमारा इफेक्टिव स्पान होगा। सो क्लियर स्पान प्लस डी हम लोगों ने स्मॉल डी कितना प्रोवाइड किया था 90, और क्लियर स्पान हमारा कितना है 2770। सो वो कितना हो रहा है 2860 mm हो रहा है, और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट ऑफ द स्पान 3000 है। ठीक है, सो हमारा एल इन दोनों में से जो कम है वो लेंगे। ये आपको कहाँ से मिला? सो ये गाइडलाइंस है आपको IS 456-2000 पेज नंबर 34 पे ऑलरेडी दी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप लोग करके आए हो, सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। अब हम लोग करेंगे उसके बाद लोड कैलकुलेशन। सो थर्ड स्टेप है लोड कैलकुलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है G+3 की डिज़ाइन में। ये अलग है, ये आपको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड आते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब करेंगे। तो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर कंसीडर करके 1 इंटू उसकी डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। सो 1 इंटू उसकी डेप्थ थी 0.115 इंटू डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट है 25। सो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब हमारा हो गया 2.875 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश हमारा दिया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो वो 1 मीटर के लिए कंसीडर करेंगे। सो 1 हो गया। सो हमारा टोटल डेड लोड है 3.875 किलो न्यूटन, उसको हम लोग फैक्टर्ड करेंगे। सो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा टोटल डेड लोड हो गया 5.81 किलो न्यूटन पर मीटर। ये फैक्टर्ड डेड लोड है। ठीक है, एवरी टाइम आपको आप जो भी लोड फाइंड आउट करते हो उसको फैक्टर्ड करना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद हम लोग लाइव लोड का कैलकुलेशन करेंगे। लाइव लोड हमें कितना दिया था 4 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें अगेन 4 किलो न्यूटन पर मीटर मिला है, उसको फैक्टर करेंगे। सो 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फैक्टर लाइव लोड है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा लोड कैलकुलेशन हो गया। स्लैब के अंदर लोड कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन कॉलम और बीम का जो लोड कैलकुलेशन है वो एकदम डिफरेंट है। उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कॉलम और बीम का लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैं फिगर में आपको बता देती हूँ कि उसके ऊपर डेड लोड टोटल हो रहा है 5.81 किलो न्यूटन और लाइव लोड हो रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो लेंथ है वो कितनी है 2.88 मीटर ईच। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स देखेंगे। सो ये बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट ये आपको IS 456-2000 के अंदर दिए हैं। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट ये डेड लोड कोएफिशिएंट है और लाइव लोड कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट F। सो बेंडिंग मोमेंट एट F अगर फाइंड आउट करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे F मतलब कि ये स्पान का है। ठीक है, F पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो MDL कितना होगा और MLL कितना होगा। आप देख सकते हो कि MDL मतलब कि डेड लोड और MLL मतलब लाइव लोड। सो वो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे F के लिए क्या है 1/12। सो 1/12 इंटू L है 5. ये हमारा डेड लोड है 5.81 और उसकी लेंथ है 2.86 स्क्वायर। सो हमारा MDL हो गया 396 किलो न्यूटन पर मीटर और MLL हो गया 1/10 6 इंटू 2.861। सो ये आपका कैसे आया 1/12 और 1/10। सो आप जब IS 456 पेज नंबर 36 टेबल नंबर 12 ओपन करोगे तो आपको सारी डिटेल दी है कि इंटरमीडिएट स्पान एंड स्पान, और ठीक है। सो ये दोनों डिटेल देख के आपको देखना है कि इंटरमीडिएट स्पान के लिए ये है 1/12 और 1/10 और सॉरी ये एंड ऑफ द स्पान के लिए है 1/12 और 1/10 लाइव लोड एंड डेड लोड कोएफिशिएंट, और इंटरमीडिएट स्पान के लिए अगेन ये है 1/12 और 1/9। ठीक है, आप जैसे कि ये G एंड H ये दोनों के डिटेल सेम आएगी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे G एंड H के लिए लिया है 1/12 और 1/16 और F एंड I के लिए सेम आएगी डिटेल। सो F 1/12 है, यहाँ पे भी अगेन 1/12 एंड 1/10 है। अब I देखते हैं। सो यहाँ पे I की डिटेल क्या आएगी, ये इंटरमीडिएट स्पान ही कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है और आगे कंटिन्यूअस स्पान है इसलिए।
सो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट देख लेंगे IS 456 2000 पेज नंबर 36 पे। अगर आपको पता नहीं चलता है, आप भूल गए हो कि ये टेबल पे से कोफिशिएंट कैसे लेना है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको अगेन फिर से समझा दूंगी या फिर गूगल मीटिंग पे शेयर करके आपको समझा दूंगी, राइट। सो ऐसे डेड लोड एंड लाइव लोड के सारे कोफिशिएंट को WL² से मल्टीप्लाई करना है। W लेंगे जो लोड है पर्टिकुलर वो, और उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस भी उसमें ही दी है टेबल में, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है। सो सेम वैसे ही अब मैं देखूंगी बेंडिंग मोमेंट एट B। सो B के लिए कोफिशिएंट है -1/10 इंटू डेड लोड का लोड है 5.81 और L है 2.86। अगेन लाइव लोड के लिए है 1/9 -1/9। सो ये हो गया -5.45। सो ऐसे हमें सारे कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं बेंडिंग मोमेंट एट G। सो जितने भी डिफरेंट है वो हम लोग करेंगे, और जितने कॉमन आ रहे हैं जैसे कि F और F, G और B एंड C का अलग अलग है। बाकी आप अगर देखो ये A का और E का सेम है, ठीक है। B और C डिफरेंट है, तो जितने भी डिफरेंट कोफिशिएंट है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे तो इतने के ही रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे, बाकी के रेनफोर्समेंट सेम डिटेल है तो उसको कॉपी करके लिख लेंगे, सारे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वैसे सेम बेंडिंग मोमेंट एट G देख लिया, उसके लिए कोफिशिएंट आपको दिया है G के लिए 1/16 डेड लोड का, और लाइव लोड का है 1/12। सो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और टोटल डेड लोड फाइंड आउट करेंगे, टोटल बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। 7.05 किलोन्यूटन इंटू मीटर मिल रही है। अगेन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट C। सो C पे -1/12 और -1/9 हो रहा है। सो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो वो हो रही है 3.96 किलोमीटर पर मीटर और 5.45 किलोमीटर पर मीटर। टोटल बेंडिंग मोमेंट हमारी हो रही है 9.41 किलोन्यूटन इंटू मीटर। सो ये बेंडिंग मोमेंट्स अगर हमारी सारी फाइंड आउट हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का। सो मेन रेनफोर्समेंट हमें जितनी भी हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट की है वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग मेन रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट। सो जैसे कि हम लोग अगर F फाइंड आउट करें तो F के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट कितनी मिली थी, 8.87 किलोन्यूटन इंटू मीटर, और वो पॉजिटिव था इसलिए वो सैगिंग है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या अगर आपके पास SP16 है तो डायरेक्टली SP16 में आप लोग MU/BD² की वैल्यू फाइंड आउट करके डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ द स्टील ले सकते हो, या फिर आपके पास परसेंटेज ऑफ द स्टील का इक्वेशन है 50 × FCK/FY 1 - 4.6 MU/FCK/BD²। सो ये इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें परसेंटेज ऑफ द स्टील मिलेगा। सो PT/100 × BD, PT यहाँ पे मिल रहा है 0.325, वैल्यू पुट करेंगे। B 1000 लेंगे और D स्मॉल d लेंगे जो हमने फाइंड आउट किया था आगे 90। सो हमारा एरिया ऑफ द स्टील है 292.5 mm²। सो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 10 mm डाया एट 260 mm सेंटर टू सेंटर, और प्रोवाइडेड ASC हमारा है 302 mm²। ये डायरेक्टली SP16 में सारी डिटेल्स आपको दी है कि इतना mm², ये हमें 10 mm डाया प्रोवाइड करना है और इतना एरिया ऑफ द स्टील है, तो कितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हमारा आएगा, राइट। बेंट अप अल्टरनेट बार नियर सपोर्ट A हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब एट G MU कितना है हमारा 7.05 किलोन्यूटन इंटू मीटर है, वो भी सैगिंग में है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव था हमारा 7.05 किलोन्यूटन इंटू मीटर। सो अगेन MU/BD² फाइंड आउट कर लेंगे और परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। SP16 में से डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ द स्टील आपको मिल जाता है, उसके ऊपर से हम एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करते हैं, और एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के बाद उसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेंट अप बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए 8 डाया बार्स यूज़ किया है यहाँ पे।
सो 8 डाया बार्स एट 210 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया. सो हमारा AST प्रोवाइडेड हो गया 302 mm स्क्वायर. अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे एट बी हमारी मोमेंट थी हॉगिंग, क्योंकि वो नेगेटिव मोमेंट थी, राइट. सो वो है 10.20 किलो इंटू मीटर. सो उसके लिए अगेन परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे PT. सो PT फाइंड आउट करने के लिए MU अपन BD स्क्वायर और हमारा PT मिल गया 0.38%. उसके ऊपर से एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे PT BD अपन 100. सो 0.38 इंटू 1000 इंटू 90 अपन 100. सो एरिया ऑफ द स्टील हमें मिला है 342 mm स्क्वायर. ठीक है. सो ऑलरेडी हम लोग जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ एट B प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको मैं फिगर बता देती हूँ. सबसे पहले हम लोग ये B पॉइंट पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये F और G के रेनफोर्समेंट यहाँ पे आते होंगे. ठीक है, तो वो हमें देख लेना है कि वो कितने आ रहे हैं. सो AST अवेलेबल फ्रॉम F एज अ बेंटअप बार 50% हमने प्रोवाइड कितना किया था F पे 302. सो उसका हाफ आ रहा है, मतलब 151 mm स्क्वायर आ रहा है. और AST अवेलेबल फ्रॉम G साइड के बेंटअप बार से उसके भी 50% आएंगे, मतलब वो आ रहा है 119.5 mm स्क्वायर. मतलब टोटल हमारे पास ऑलरेडी 270.5 mm स्क्वायर, तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टील अवेलेबल है ही. सो हमें कितने प्रोवाइड करने हैं? सो हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 342 mm स्क्वायर. उसमें से हमारे पास ऑलरेडी है वो माइनस कर देंगे 270.5. सो वो माइनस करने के बाद एक्स्ट्रा टॉप बार्स रिक्वायर्ड एट B कितना है 71.5 mm स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 8 डाया बार्स एक्स्ट्रा टॉप बार्स. सो 8 डाया बार्स के लिए स्मॉल AST कितना होगा? सो π/4 8 स्क्वायर 50.26 mm स्क्वायर. अब उसके लिए हम स्पेसिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कैपिटल AST अपन स्मॉल AST कितना आएगा? जो हमें जो हमारा डायमीटर ऑफ द बार है उसका एरिया है वो, और कैपिटल AST क्या आएगा? जितना हमें प्रोवाइड करना है. सो यहाँ पे वो प्रोवाइड कितना करना है 71.5, बिकॉज इतना ऑलरेडी हमारे पास है ही. सो उसके लिए हमारा स्पेसिंग आ रहा है 701.93 mm. ठीक है, ये इक्वेशन के ऊपर से. सो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ मैं 8 डाया एट 700 mm सेंटर टू सेंटर एज अ एक्स्ट्रा टॉप बार्स ओवर अ सपोर्ट B. सो ईच साइड पे कितना आएगा डिस्टेंस, तो वो देखते हैं. तो टोटल L/4 करें अगर, तो कितना आ रहा है 715 mm ऑन ईच साइड ऑफ द सेंटर. अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे एट C. सो C पे हमारा MU कितना था 9.41 किलोन्यूटन इंटू मीटर. अगेन C के लिए हम लोग MU अपन BD स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे ऐसे. उसके ऊपर से परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज ऑफ द स्टील मिलने के बाद एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे. बट अगेन C भी सेंटर में है, तो C के ऊपर कौन से बार आएंगे? G एंड H. आपको फिगर में बताती हूँ. देखो ये C है. सो अगेन G और H के बार्स यहाँ पे आ रहे होंगे, तो वो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे. तो G से 119.5 mm स्क्वायर आ रहा है और H से भी 119.5 mm स्क्वायर आ रहा है. सो हमारा रिक्वायर्ड है उसमें से ये माइनस कर देंगे और C फाइंड आउट करेंगे. सो अगेन 71.5 mm स्क्वायर ही आ रहा है. सो अगेन आगे जो हम लोगों ने फाइंड किया वो सेम प्रोवाइड करेंगे. सो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी 8 डाया बार्स एट 700 mm सेंटर टू सेंटर, एक्स्ट्रा टॉप बार्स एट ओवर द सपोर्ट C. लास्ट में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बेसिकली 0.12% हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में जो D होता है वो कैपिटल D होता है. सो वो आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे. सो एरिया ऑफ द स्टील हमारा हो रहा है 138 mm स्क्वायर और यहाँ पे 6 mm डाया बार्स के डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर रही हूँ मैं. सो प्रोवाइडेड AST है 141 mm स्क्वायर एज ए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. अब आपका डिज़ाइन हो जाता है तो आपको फिगर के अंदर सारी डिटेल्स बतानी है. ये आप देख लो, ये क्या है? एक्स्ट्रा टॉप बार्स जो प्रोवाइड किए थे एट 8 डाया एट सेंटर टू सेंटर. ये 10 डाया के 260 mm सेंटर टू सेंटर पे जो प्रोवाइड किए. ये आपको जो डॉटेड दिख रहा है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है. वो अपने अभी यहाँ प्रोवाइड किया 6 mm एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर. सो ये है आपकी डेप्थ और ये है ओवरऑल डेप्थ. सो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है जो आप लोगों ने फाइंड आउट की थी. सो ये थी डिटेल ऑफ अ वन वे कंटिन्यूअस स्लैब.
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 वे स्लैब देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कीजिए या फिर गूगल मीटिंग पे पूछिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।